एवरीवन, वेलकम टू अदृश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स, आपकी जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं उन सब में आपके काम आएंगे। तो मैंने कुछ 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उनका अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्तिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती परंतु विद्यालय में बहुत बात करती है। यह दर्शाता है। ऑप्शन 1, उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन 2, उसके विचार विद्यालय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। ऑप्शन 3, विद्यालय बच्चों को बहुत बात करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन 4, शिक्षकों की मांग है कि बच्चे विद्यालय में बहुत बात करें। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उसके विचार विद्यालय द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि बच्चों को अगर ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है अगर बच्चों को घर में बात करने पर या उनके राय और सुझाव को उनके माता पिता अनसुना कर दें, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, और वो विद्यालय में ज़्यादा खुलकर अपनी बात कह पाते हैं। नेक्स्ट, थ फ च ध्वनियाँ हैं। ये जो ध्वनि दे रखी हैं ये कैसी ध्वनियाँ हैं? फर्स्ट लेखिम, सेकंड स्वनिम, थर्ड रूपिम या फोर्थ शब्दिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वनिम। स्वनिम, देखिए, ध्वनि की एक ऐसी इकाई होती है, एक ऐसी यूनिट होती है जो किसी भी भाषा विशेष में से एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करती है। तो जैसे था है, ये अपना एक एग्जिस्टेंस रखता है, अपना वर्ड, ये अलग शब्द है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्वनिम। नेक्स्ट है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण मॉडल में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखिए, यहाँ 4 चरण दे रखे हैं और इन चरणों का सही अनुक्रम हमें बताना है जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए, इसे ज़रा ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन, यानी कि प्रतिक्रिया पर कार्य करना। फिर नेक्स्ट है प्रतिक्रिया, थर्ड है पूर्व प्रक्रमण और फोर्थ है श्रेणीकरण। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, जब व्यक्ति चिंता करना शुरू करता है तो वो सबसे पहले श्रेणीकरण आरंभ करता है। तो इधर चयन वर्ड रह गया है, आप ध्यान रखिएगा, प्रतिक्रिया का चयन। थर्ड पूर्व प्रक्रमण, फोर्थ श्रेणीकरण। इन चरणों का सही क्रम अनुक्रम क्या है? तो हमें ये बताना है कि जब हम चिंता करना शुरू करते हैं तो सूचनाएं किस तरीके से, किस मॉडल के रूप में हमारे दिमाग में आती हैं। तो देखिए, ये जो चारों चरण हैं पहले तो इन्हें समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात इसके राइट आंसर की करें तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये होगा फोर्थ, जिसमें सबसे पहले आता है फोर्थ स्टेप जो इन्होंने दे रखा है, श्रेणीकरण। देखिए, कोई भी किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम चिंता करते हैं तो सबसे पहले उसका श्रेणीकरण किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में पूर्व प्रक्रमण, जब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उस सामग्री को पहले इकट्ठा करते हैं। ठीक है, क्रम अनुसार लगाते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा प्रतिक्रिया का चयन। अब हमें जब प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करनी है तो हम प्रतिक्रिया का चयन करेंगे। फिर प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन, और फिर हम उस प्रतिक्रिया पर जो भी अपना कार्य है उस पर अपनी प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो ये एक मॉडल है जो इस अनुरूप चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत देता है। हार्वर्ड गार्डनर, आपको पता है ना, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो उन्होंने उसमें 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था। कितने प्रकार की? 8 टाइप्स की। और इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला सामान्य बुद्धि, सेकंड विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता, थर्ड प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता, फोर्थ विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशलों। तो जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने एक डेफिनेशन टाइप दी थी। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति में अद्वितीय क्षमता होती है, वह अद्वितीय क्षमता का मालिक होता है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसका राइट आंसर होगा प्रत्येक व्यक्ति में एक अद्वितीय क्षमता, यानी कि हर किसी के अंदर अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट, बीजों के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है।
ऑप्शन 1 विद्यार्थियों द्वारा बीज बोना और अंकुरण के चरणों का निरीक्षण करना। ऑप्शन 2 श्यामपट्ट पर चित्र बनाते हुए छात्रों को समझाना। ऑप्शन 3 बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। ऑप्शन 4 विस्तृत व्याख्या देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों द्वारा बीज बोना तथा अंकुरण के चरणों का निरीक्षण करना। देखिए कोई भी छात्र हो या व्यक्ति हो वो सबसे ज़्यादा सीखता कब है, जब वो उस कार्य को खुद करके सीखे। तो करके सीखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे खुद करके सीख सकते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, मतलब पॉजिटिव वे से शो करता है। फर्स्ट असफलता का डर, सेकंड साथियों से प्रतियोगिता, थर्ड सार्थक संबंध या फोर्थ माता पिता की ओर से दबाव। देखिए असफलता का डर ये तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है। माता पिता की ओर से दबाव ये भी बिल्कुल गलत है। साथियों से प्रतियोगिता भी एक नेगेटिव वे में जाता है। और अब बचा हमारा ऑप्शन थर्ड सार्थक संबंध, यही आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। जब व्यक्ति अपने निजी अनुभवों से विकसित करता है किसी संबंध को तो वो सकारात्मक रूप से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता संयोजन है, यानी कि एक टीचर के अकॉर्डिंग जो प्रतिभाशीलता है वो क्या होगी, कैसे संयोजित होगी। तो पहला ऑप्शन है उच्च प्रेरणा, उच्च प्रतिबद्धता, उच्च प्रतिभा। सेकंड ऑप्शन उच्च क्षमता, उच्च प्रतिभा, उच्च प्रतिबद्धता। थर्ड उच्च प्रतिभा और उच्च रचनात्मकता। फोर्थ में है उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता और उच्च प्रतिबद्धता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ उच्च क्षमता। देखिए प्रतिभाशीलता संयोजन है, मतलब प्रतिभाशाली छात्र वो होगा जिसके अंदर उच्च तो क्षमता होगी, किसी भी कार्य को करने की क्षमता उसमें बहुत अधिक हो, वो बालक बहुत क्रिएटिव हो, रचनात्मक हो, और प्रतिबद्धता किसी कार्य को करने के प्रति प्रतिबद्ध हो। ये होता है ना, जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक प्रतिबद्ध रहेंगे उस कार्य के प्रति। तो ये प्रतिभाशीलता का संयोजन माना जाता है अकॉर्डिंग टू अ टीचर। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को क्या चाहिए, है ना। शिक्षक को चाहिए ऑप्शन 1 अधिकतर कलन विधि का प्रयोग, याद करने के लिए छात्रों को तथ्य उपलब्ध कराना, विभिन्न अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक विधि के आधार पर समस्याओं को हल कराना। तो इसका जो राइट आंसर होगा विभिन्न अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। एक सिद्धांत है BF स्किनर का जो बताता है कि छात्र करके सीखते हैं, है ना। तो उसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर किसी बालक को अधिक से अधिक अधिगम परिस्थितियां दी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लर्न करने के लिए ऐसे सिचुएशन दिए जाएं, तो उस समय शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता को जो शिक्षक है वो अधिक से अधिक जान सकता है कि किस बच्चे में कितना टैलेंट है या उसमें कौन सी कमियां हैं जिन्हें पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना, केवल उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर ही आकलन को केंद्रित करना, देश भर में एक ही पाठ्यक्रम का अनुगमन करना और बाह्य परीक्षा में आवृत्ति को बढ़ाते हुए उसे साल में 2 बार कराना। तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। बाह्य परीक्षा कभी भी अगर गुणवत्ता में सुधार लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा करवाने का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है, तो उस तरह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। देखिए ये भारत में बहुत आवश्यक है, हम सभी जानते हैं कि टीचर्स की क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो हमें शिक्षकों की जो व्यावसायिक क्षमता है उसे बढ़ाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। पहला, शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों या ग्रेडों पर। सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थी को शामिल करना। शिक्षार्थी द्वारा अवधारणाओं को सीखने में कुशलता प्राप्त करना। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो देखिए
कभी भी जहाँ बात अंकों या ग्रेडों की आए, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गलत है, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट आंसर की बात पर। तो जो राइट है आपका वो आपका सेकंड वाला है, ठीक है, आपका सेकंड राइट है, जिस सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षार्थी को शामिल करना। जितना आप बच्चे को शामिल करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे का ज्ञान का अर्जन होगा। अभी हमने बात की बालक करके सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विकास में PSRN शब्द दर्शाता है। PSRN, तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका समस्या का समाधान करना, तर्क और संख्यात्मक कार्य। PS से तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, समाधान करना। R से हो गया आपका तर्क, और N से आपके न्यूमेरिकल कार्य जो है आपके न्यूमेरिकल वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है वो ये होगा समस्या का समाधान करना, तर्क और संख्यात्मक कार्य। नेक्स्ट है जब एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि बच्चे ने उत्तर ठीक से याद नहीं किया है, बच्चे को निजी ट्यूशन लेनी चाहिए थी, शिक्षा व्यवस्था नाकाम रही है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है शिक्षा व्यवस्था नाकाम रही है। कभी भी अगर एक बच्चा फेल होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा ख़राब है, इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था ख़राब थी, टीचर्स के जो प्लान्स उन्होंने बनाए थे, जैसा भी एग्जीक्यूशन था वो उनका ख़राब था, वो अच्छे से योजना नहीं बना पाए। अगर योजना बनाई भी गई तो उसका क्रियान्वयन सही से नहीं हुआ, तो इसलिए बच्चा फेल हो गया। तो राइट आंसर आपका 3 होगा। नेक्स्ट है विकास के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार जलवायु परिवर्तन और आनुवांशिकता से प्रभावित होता है? शारीरिक, संवेगात्मक, सक्रियात्मक या संज्ञानात्मक। तो देखिए आनुवांशिकता और जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, तो साफ है कि इसका राइट आंसर शारीरिक होगा, यानी कि फिजिकल जो है चेंजेस ज़्यादा आते हैं। आप जिस प्रकार की जलवायु में रहते हो उसी प्रकार आपकी त्वचा का रंग होता है, आपके बाल और आपका पूरी शारीरिक बनावट आपकी आनुवंशिकता से ही प्रभावी होती है। जहाँ भी ऐसी बात की जाए मांसपेशियों आनुवंशिकता या शारीरिक बनावट की, तो वहाँ शारीरिक संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य एक अवधारणा है जिसे सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये कॉन्सेप्ट कौन लाए थे विकासात्मक कार्य? हर्बर्ट हेवियस्ट, बर्नर और हरलॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेवियस्ट। देखिए हेवियस्ट जो थे ना एक साइंटिस्ट थे और साथ ही साथ एक टीचर थे। उन्होंने कहा था कि सीखना एक बुनियादी प्रक्रिया है और जो कि जीवन भर चलती है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था विकासात्मक कार्य का, ये वर्ड्स ध्यान रखिए, विकासात्मक कार्य का जो कॉन्सेप्ट आया है वो सबसे पहले हेवियस्ट लाए थे, ठीक है। और इन्होंने जो बताया था कि वृद्धि और विकास जो है आपका 6 चरणों में होता है। इनके अनुसार जो भी आपकी वृद्धि है और विकास है वो 6 चरणों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था से संबंधित वर्तमान विचार के अनुसार बच्चे वयस्कों की भांति ही प्रदर्शन करते हैं। बच्चों के साथ भी किशोर वयस्कों जैसा व्यवहार किया जा सकता है। बाल्यावस्था मूल रूप से एक प्रतीक्षात्मक अवधि है। बाल्यावस्था क्रमिक विकास और परिवर्तन की अवधि है। तो देखिए बच्चे ऑप्शन 1 पर अगर हम जाएं तो बच्चे वयस्कों की भांति ही प्रदर्शन करते हैं, ऐसा तो नहीं है वो वयस्कों की भांति नहीं, बालक है तो बालक की तरह ही व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है बच्चों के साथ भी किशोर वयस्कों जैसा व्यवहार किया जा सकता है। अगर हम बच्चों से बोलेंगे चलिए डील करते हैं या फिर बिजनेस चालू करते हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। तो जो व्यवहार बच्चों के साथ है वो बच्चों जैसा रहेगा, तो ये भी गलत है। फिर है कि बाल्यावस्था मूल रूप से एक प्रतीक्षात्मक अवधि है, मतलब ऐसी अवधि जहाँ पर प्रतीक्षा की जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई प्रतीक्षा नहीं की जाती। नेक्स्ट है बाल्यावस्था क्रमिक विकास और परिवर्तन की अवधि है। तो ये आपका ऑप्शन राइट है, क्योंकि बाल्यावस्था एक क्रमिक विकास है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो आज ये हमारे 15 क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। अब इसी तरह की और सीरीज़ आएंगी और जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालूंगी और आपके सामने लाऊंगी, तो आप
ध्यान से पढ़िए, हम इन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अद्विश क्लासेस। थैंक यू।